बज गए हैं और हमारे साथ हमारे कॉलेज की प्राचार्य मैडम भी जुड़ गई हैं। आज के स्पीकर डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। मैम, आपका स्वागत है। सर, आपका भी विशेष रूप से स्वागत है विवेक कॉलेज परिवार की तरफ से। आज जो सभी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न प्रदेशों से, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत है। बिना किसी देरी के हम अपने कॉलेज की प्राचार्य मैडम से निवेदन करेंगे आज के स्वागत वक्तव्य के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर जितेंद्र जी, और मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के हमारे अतिथि और वक्ता डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी का संपूर्ण विवेक परिवार की ओर से। थैंक यू मैम। और मैं उपाध्याय जी के बारे में आपको सबको थोड़ा सा कुछ साझा करना चाहती हूँ बातें, कि मेरा इनसे किस तरीके से इनसे जान पहचान या फिर इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी, विशेषण की तरह भी हम प्रयोग में ला करते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को भली भांति प्रकट करता है। तो उपाध्याय जी के बारे में जो मुझे जानकारी मिली और जो मेरे इनसे संबंध बने, एक बहुत ही सुप्रीम और प्रीमियम जो एक संस्था है जो हमारी IAS अकेडमी मसूरी में है, लाल बहादुर शास्त्री, वहां के फैकल्टी जो हेड ऑफ लैंग्वेज डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके यहाँ इतनी वेबिनार की जो ये सीरीज चल रही है और श्रृंखला चल रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सचमुच अगर आप चाहते हैं कि कुछ समाज का उत्थान हो, कुछ शिक्षा का उत्थान हो, कुछ शिक्षकों का उत्थान हो, छात्रों का उत्थान हो, तो आपको मैं एक ऐसा नाम प्रपोज कर रही हूँ डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी का, जिनके यहाँ के IAS ट्रेनीज जितने भी हैं वो सब उनके बहुत बड़े फैन हैं। इनके लेख, इनके आलेख जो बहुत प्रकाशित होते रहते हैं, इनके बहुत सारे वक्ता जिन्होंने दिए हुए हैं, अपने स्पीचेस दिए हुए हैं, और अपने जो स्पीचेस के साथ साथ इन्होंने जितने भी प्रोग्राम्स अपने चाहे फेसबुक पे दिए हैं या आकाशवाणी पे दिए हैं, ये कह रहे उन्हें वो बार बार सुनते हैं और वो हमेशा ही उनसे प्रेरित होते हैं और प्रेरणा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उपाध्याय जी की ये खास बात उन्होंने बताई है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें सुंदर बोलना है, हमें कुछ अच्छा बोलना है, हमें कुछ जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे श्रोतागण हैं, हम वो मुझे सुने। वो अपने विचारों के द्वारा समाज में कुछ परिवर्तन के लिए, जो सुखद परिवर्तनों के लिए ही वह बोलते हैं। तो ऐसी जब कुछ बातें मैंने उनकी सुनी और उसके बाद जब मैंने उनकी बातों पे बिल्कुल सही उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे तुरंत बात भी करी थी और तभी हमारी जान पहचान हुई थी और मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हुई थी। जब बाद में मैंने इनके कार्यक्रमों में भाग लिया, जब मैं हिस्सा बनी इनके फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स में, और दूसरे इनके लेख और आलेख उन्होंने मुझे भेजे थे, जो IAS अकेडमी मसूरी से उन्होंने मुझे भेजे थे कि आप इन्हें पढ़िएगा, अब उसके बाद तय कीजिएगा कि क्या इस वक्ता की आवश्यकता शिक्षा के जगत में या सामाजिक तौर पर हम सबको है कि नहीं है। तो निश्चित तौर पर उपाध्याय जी का आज हमारे बीच में होना एक प्रेरणा के स्रोत में मैं इनको ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो भी बात करेंगे वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं होगी, वो जरूर हमारे अंतर मन में जाएगी और उसको छू कर आएगी और हमें प्रभावित करेगी। और जैसा हम सब जानते हैं कि आज का जो हमारा विषय है चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और जैसा हम सब जानते हैं, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, साधारण भाषा में कहें तो बातचीत, जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, दूसरे तक पहुंचाने का एक बहुत ही सशक्त साधन है, जिसके बगैर हम जीवन चला नहीं सकते हैं। जो वर्बल, नॉन वर्बल बहुत तरीके से हो सकता है, उसको किस प्रकार से, उसमें चुनौतियां हैं। बातचीत करना बहुत बड़ी बात नहीं है, संप्रेषण बहुत बड़ी बात नहीं है, हम अपनी बात को तो कन्वे कर देते हैं, लेकिन क्या हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह पाते हैं? क्या हमारे विचार दूसरे के मस्तिष्क में उस प्रभावी ढंग से पहुंच पाते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं?
और आज के जगत में ये जरूरी नहीं है कि ये प्रभावी एक शिक्षक के लिए जरूरी है सिर्फ, या किसी प्रशासक के लिए जरूरी है, या हमारे छात्रों के लिए जरूरी है। समाज के हर क्षेत्र और हर पहलू में एक प्रभावी संप्रेषण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ और ये कहना चाहूंगी, अगर आपका कम्युनिकेशन प्रभावी है, इफेक्टिव है, तो आप यकीन मानिए कि आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, आधी जंग आपकी उस संप्रेषण से आप जीत चुके होते हैं, विजय आपने हासिल कर ली होती है। आप लोगों के हृदय में और मन के मानसिक पटल पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं और आपके विचार उस पर कार्य करते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीजें, जैसे अगर कम्युनिकेशन है तो ये किसी विशेष भाषा विशेष को लेके नहीं किया जा रहा है, भाषा से ही रिलेटेड हमारी हर बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमारी नॉन वर्बल भी रहती है, लेकिन शायद हम यहाँ ज्यादा जो हमें बताएंगे वो शायद मौखिक और वर्बल पे बात हमारी शायद ज्यादा होने वाली है, उन चुनौतियों को ये बताएंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ आता है। इतने सारे कौशलों को समावेश करने के बाद ही, जिसमें इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्ट्रेस, बहुत सारे कंपोनेंट्स को लेके इसको प्रभावी बनाने की जो कोशिश होती है, और इस प्रभावी बनाने की आज के इस हमारे कार्यक्रम और इस वक्तव्य को लेकर जो हमारे बीच में उपाध्याय जी आए हैं, तो मेरा पूरा में ये विश्वास है मुझे कि हम सब आगे से अपने संप्रेषण को, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही प्रभावी ढंग से बना के अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। मैं स्वागत करती हूँ अपने मैनेजमेंट का, मेंबर्स, हमारे चेयरमैन सर का, ट्रेजरर सर का, सेक्रेटरी सर का, कि जिनकी वजह से मैं बार बार उनको धन्यवाद जितनी बार भी दूं उतना ही उनका स्वागत भी है, और धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ कि ये सब जोड़ने का जो उन्होंने, ये ज्ञान की ये गंगा जो उन्होंने बहाई है वेबिनार के तौर पे, उनका बहुत 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 धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। स्वागत है हमारे कॉलेज के कोऑर्डिनेटर, जिनके बगैर शायद संभव ही नहीं है, डॉक्टर हितेश जी के बगैर कि हम इस तरह से कनेक्ट हो पाए। IQAC के कोऑर्डिनेटर जितेंद्र जी, जो नित्य प्रतिदिन इस कार्य में जुड़े रहते हैं और इसे सही दिशा में इस कार्य को पूरा करवाते हैं, और इंजीनियर अनुज जी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े समस्त टीम का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः स्वागत करती हूँ हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी का संपूर्ण विवेक परिवार की ओर से। धन्यवाद जी, शुक्रिया बहुत मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच स्वागत वक्तव्य के लिए। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे साथ ऐसे स्पीकर आज जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी। सुशील उपाध्याय जी वर्तमान में प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं चमनलाल PG कॉलेज हरिद्वार में। इससे पूर्व आप उपनिदेशक उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून, पूर्व उप सचिव उत्तराखंड हिंदी अकादमी देहरादून, पूर्व अध्यक्ष हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। आपके द्वारा भाषा और मीडिया पर, साहित्य पर लगभग 14 किताबें लिखी गई हैं, और इससे पूर्व आप विभिन्न शैक्षिक यात्राओं में चीन, रूस, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज आदि देशों की यात्रा की है, शैक्षिक यात्राएं की हैं। सर, आपका विशेष रूप से स्वागत है। आपसे निवेदन है आज के वक्तव्य के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं विवेक कॉलेज के प्रबंधन का और हमारी माननीय बहन डॉक्टर दीप्ति डिमरी जी का। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है आपकी आवाज। यस। मैं आपके कॉलेज प्रबंधन का और बहन डॉक्टर दीप्ति डिमरी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आपके सारे पार्टिसिपेंट्स के सामने मैं अपनी बात कह सकूं। और किसी भी अच्छे शैक्षिक प्रशासक का एक गुण होता है जो डॉक्टर दीप्ति जी में दिखाई दिया, कि वो एक फ्रेम तय कर देते हैं वक्ता के लिए, और उन्होंने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही खूबसूरत ढंग से मेरे लिए एक फ्रेम तय किया कि मुझे किस फ्रेम में अपने बात कहनी है और किस तरह से इंटरेक्ट करना है। और जैसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें कोई पॉज नहीं है, कोई विराम का बिंदु नहीं है। तो लगातार हम उसका हिस्सा होते हैं, लगातार हम उस पर बात करते हैं।
कम्युनिकेशन के मामले में दो तरह के विचार हैं, दो तरह के थॉट्स हमारे सामने रहते हैं. फर्स्ट वन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड अनदर वन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स. जब हम मोटे तौर पर बात करते हैं तो लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि केवल स्किल के बारे में बात करना, केवल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करना ही कम्युनिकेशन के बारे में बात करना है, जबकि ऐसा नहीं है. जब तक आप कम्युनिकेशन थ्योरीज के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आप लैंग्वेज और उसकी फंक्शनिंग के बारे में नहीं जानेंगे, तो एक बेहतरीन कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता. खासतौर से टीचिंग जैसे प्रोफेशन में हम जो लोग टीचिंग में हैं, चाहे वहाँ टीचर हो या लर्नर हो, अगर उनके बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पा रहा है तो कई बार मैसेज को कन्वे करने में, मैसेज को डिलीवर करने में समस्या आती है. जो आज का टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट वन इफेक्टिव एंड अनदर वन कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिवनेस, एंड अनदर वन व्हाट इज कम्युनिकेशन. बेसिकली communication is a ability to convey information, emotions, ideas, thoughts to another effectively and efficiently. The two things are here, effectively and efficiently. तो कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जहां हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने ख्यालों को, अपनी समझ को दूसरे लोगों तक संप्रेषित करते हैं या पहुंचाते हैं. उस सारी प्रक्रिया को आप कम्युनिकेशन प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं. आप यहां देखेंगे कि किसी भी कम्युनिकेशन को परफेक्टली घटित होने के लिए कुछ चीजें बुनियादी तौर पर अनिवार्य है. फर्स्ट वन, वहां एक सेंडर होना चाहिए या मैसेज जनरेटर होना चाहिए. फर्स्ट थिंग कि वहां कोई सेंडर होना चाहिए, मैसेज जनरेटर होना चाहिए, और दूसरी बात की कोई मैसेज होना चाहिए. और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मैसेज को कन्वे करने के लिए कोई मीडियम होना चाहिए. और चौथी और अनिवार्य बात यह है कि वहां एक रिसीवर मौजूद होना चाहिए जिसके एंड पे उस मैसेज को रिसीव किया जाना है. और पांचवी बात यह है कि क्या उस रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव करने के बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया है. 5 चीजें यहाँ हो गई. फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकंड वन इज मैसेज, थर्ड वन इज मीडियम, फोर्थ वन इज रिसीवर एंड फिफ्थ वन इज फीडबैक. मैसेज की इस पूरे प्रोसेस में जब एक सेंडर या एक मैसेज जनरेटर सोचता है कि उसे कोई मैसेज कन्वे करना है, तो वहां वो एनकोडिंग डिकोडिंग के प्रोसेस का पार्ट बनता है. जब मैं कहता हूं कि आज मैं इस विषय पर एक व्याख्यान दूंगा, तो मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूं. क्या ये व्याख्यान की प्रकृति के बारे में है, व्याख्यान की नेचर के बारे में है, या ये व्याख्यान की ड्यूरेशन के बारे में है, या ये व्याख्यान की क्वालिटी के बारे में है, या ये डिलीवरी प्रोसेस के बारे में है, या केवल एक ये सूचना है जिस सूचना के जरिए हम लोगों को एकत्र करके एक विषय पर डिस्कोर्स करेंगे. अब जब मैंने इस मैसेज को एनकोड किया है इन सारी सूचनाओं को समाहित करते हुए, अब ये मैसेज जब रिसीविंग एंड पर जा रहा है, रिसीवर के पास जा रहा है, तो रिसीवर इस मैसेज को डिकोड करता है. डिकोड कैसे करता है? जितने भी क्वेश्चंस मेरे जहन में थे, जितने भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, उन सारे क्वेश्चंस को रिसीवर अपने एंड पर डिकोड करता है कि क्या यहाँ जो सेंडर है वो मैसेज, जिस मैसेज को वो भेज रहा है, उस मैसेज के भीतर क्या चीज निहित है. और देन वो फीडबैक करता है. फीडबैक किस रूप में है? आपके इस लेक्चर में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब ने आपके द्वारा प्रसारित किए गए इस मैसेज को कि विवेक कॉलेज द्वारा नियमित रूप से वेबिनार्स का और लेक्चर्स ऑनलाइन या वर्चुअल लेक्चर्स का आयोजन किया जा रहा है, इस मैसेज को रिसीवर ने अपने एंड पर डिकोड किया है. और डिकोड करने के बाद उसने ये रिसीव किया है कि अब उसे इस वेबिनार में, इस डिस्कोर्स में, इस लेक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहिए. अब इन 5 चीजों के लिए, इन 5 बिंदुओं के जरिए एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. जो हमारे टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर हैं या कई हमारे मित्र इस लेक्चर का हिस्सा हैं, तो उन सबको ये प्रोसेस पता है. लेकिन मैं देख रहा था कि जैसे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि 5 चीजें किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए अनिवार्य होती हैं. पहली बात संदेश या मैसेज देने वाला, दूसरी बात मैसेज, तीसरी बात उस मैसेज को कन्वे करने का माध्यम,
चौथी बात उस मैसेज को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, और पांचवी बात उस मैसेज पर की गई प्रतिपुष्टि या उस मैसेज पर दिया गया फीडबैक। अब एक टीचर के तौर पर आप देखिए, जब हम एक टीचर या प्रोफेसर के तौर पर हम क्लास को फेस करते हैं, उस सिचुएशन में वी आर जनरेटर ऑफ मैसेज, वी आर सेंडर ऑफ मैसेज। और अब हमारे पास एक क्लियर कट मैसेज है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज फ्रेम में है, हमारे उस सिलेबस के उस फ्रेम में वो मैसेज उपलब्ध है कि हमें उस क्लास को, उन पार्टिसिपेंट्स को क्या कन्वे करना है। देन हमारे पास मीडियम क्या है? इन एनी टाइप ऑफ क्लास वी यूज फेस टू फेस मीडियम, बट इन दैट एरा ऑफ कोरोना तो हम यूज कर रहे हैं वर्चुअल मीडियम। तो यहाँ मीडियम तीसरा बिंदु हुआ। और फिर जो रिसीविंग एंड पर है हमारा स्टूडेंट है, जिसको वो मैसेज प्राप्त करना है, और फिर उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से फीडबैक देता है। यहाँ दो पॉइंट और हैं कि क्या मैसेज को किसी भी तरह से इम्प्लांट किया गया है, क्या मैसेज को के भीतर कोई एजेंडा सेट किया गया है, क्या मैसेज को सोशली, साइकोलॉजिकली, प्रैक्टिकली एग्जामिन किया गया है, जिस मीडियम के थ्रू वो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, क्या उस मीडियम को प्रॉपर्ली क्रॉस चेक किया गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं जब ये लेक्चर दे रहा हूँ या इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा मीडियम कोलैप्स कर जाए तो क्या कितना भी बेहतरीन सेंडर हो, कितना भी बेहतरीन मैसेज हो, और कितना भी बेहतरीन आपका रिसीविंग एंड पर मौजूद व्यक्ति हो, और वो कितने भी बेहतरीन फीडबैक के लिए तैयार हो, क्या इस मैसेज का, क्या इस लेक्चर की कोई रेलेवेंस रह जाएगी जबकि हमारा मीडियम जवाब दे जाए। तो सारी चीजें, इस पूरी प्रक्रिया के घटित होने के लिए सारी चीजें अनिवार्य हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, सेंडर के लेवल पे जो मैसेज को सेंड कर रहा है, जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, क्या सेंडर फैक्चुअली, प्रैक्टिकली और लैंग्वेज की दृष्टि से क्या उतना समर्थ है कि वो मैसेज को बहुत ही सही संदर्भ में कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर मैसेज सही संदर्भ में कम्युनिकेट ना हो तो फिर कई तरह की दिक्कतें खड़ी होती। जब हम कम्युनिकेशन के मामले में हम कहते हैं कि आपको हमेशा 7C का ख्याल रखना है। 7 ऐसे वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। हम कहते हैं कि उसमें कंप्लीटनेस हो, आपके मैसेज में, आपकी कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस हो, कंक्रीटनेस हो, करेक्टनेस हो, क्लैरिटी हो, क्रिएटिविटी हो, कर्टसी हो और कंसिस्टेंस हो। मैं एक बार फिर दोहराता हूं इन चीजों को। इनमें से बहुत सारी चीजें आप नॉर्मल फ्रेम में करते होंगे, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना होगा। आपके मैसेज में कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मैसेज अधूरा नहीं होना चाहिए। मैसेज शुड बी कंप्लीट इन ऑल फॉर्म्स, इन ऑल रेस्पेक्टिव। कंक्रीटनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। करेक्टनेस होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह कोई भी एजेंडा आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें सेट ना किया। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंगल उसका मीनिंग होना चाहिए, मल्टी मीनिंग या डबल मीनिंग कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप किस तरह से अपनी बात कहते हैं। कि कहा गया है कि दुनिया में लाखों हैं सुखनवर मगर गालिब का है अंदाजे बयां, और कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं। हो सकता है शब्द आगे पीछे हुए हों, दुनिया में कहने वाले बहुत हैं, लेकिन जब गालिब कहते हैं तो वो अंदाजे बयां से उस बात को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। कर्टसी अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, एक बहुत ही विस्तारित शब्द है जिसका कोई बहुत संकुचित अर्थ नहीं हो सकता है। वो कर्टसी बाय वर्ड्स भी होती है, कर्टसी बाय फेशियल लैंग्वेज भी होती है, कर्टसी बाय बॉडी लैंग्वेज भी होती है। तो जो कम्युनिकेशन में आप कर्टसी इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही इफेक्टिव, इंप्रेसिव, कम्युनिकेटिव बनाती है। कॉन्सियसनेस होनी चाहिए। तो अब इनको देखें, आपके किसी भी कम्युनिकेशन में संपूर्णता हो, स्पष्टता हो, परिशुद्धता हो, रचनात्मकता हो, सहजता हो और चेतनता हो। अगर ये सब नहीं है तो मिसकम्युनिकेट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार हम कम्युनिकेशन की अपनी रूट्स अपने एपिक्स में ढूंढते हैं, अपने इथॉस में हम ढूंढते हैं। एक उदाहरण आता है कि भगवान राम ने जब हनुमान को भेजा लंका
में और उन्होंने वहां माँ सीता को देखा। अब जब वो लौट के मैसेज देते हैं भगवान राम को, तो उनका मैसेज अद्भुत है। उस मैसेज के लिए आप वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या बताएं, क्या किस तरह से अपनी यात्रा का ब्यौरा दें, कैसे उन्होंने समुद्र पार किया, कैसे वो लंका पहुंचे, कैसे वो अशोक वाटिका पहुंचे, कैसे उनकी माँ सीता के साथ मीटिंग हुई, कैसे उन्होंने मैसेज रिसीव किया और कैसे वो लौट के आए। क्या भगवान राम के पास उतना पेशेंस है कि वो सुन पाए? वो कोई खबर सुनना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो अद्भुत है। उन्होंने कहा, उन्होंने 3 शब्द इस्तेमाल किए, माँ पश्यते सीता, मैंने सीता को देखा। अब इस सारे मैसेज से सब कुछ कम्युनिकेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सीता जीवित हैं, सीता ऐसी जगह है जहां तक पहुंचा जा सकता है, सीता मैसेज कम्युनिकेट करने में सक्षम है, सीता ने भगवान राम का मैसेज प्राप्त किया है, फीडबैक में या प्रतिपुष्टि में अपना मैसेज पहुंचाया है, और जब हनुमान वहां तक जाकर आने में सक्षम है तो इसका मतलब वहां पूरी सेना को या भगवान राम अपने भाई और बाकी सेनापतियों के साथ वहां तक जा सकते हैं। तो 3 शब्दों ने एक पूरी कहानी कम्युनिकेट कर दी। इसे कहते हैं कंक्रीटनेस। ये उस तरह की कंक्रीटनेस है जहां कोई इसके बाद प्रश्न ही नहीं रहा। जितने प्रश्न भगवान राम के मन में होंगे उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और अगर हम जैसे हम कहते हैं कि अभी डॉक्टर दीप्ति ने जिक्र किया कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, आप कभी भी महर्षि नारद के कम्युनिकेशन को देखिए। महर्षि नारद का कम्युनिकेशन एक पार्ट पे वर्बल होता है लेकिन अपने भीतर नॉन वर्बल के फीचर्स लिए होता है। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी हंस रहे हैं मैं जो पौराणिक व्याख्यानों का उल्लेख कर रहा हूं, बट इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एपिक्स एंड आवर इथोस आल्सो। तो वो कई बार हम जब कम्युनिकेशन में बहुत नए उदाहरण देते हैं तो आमतौर से हमारे पास वेस्टर्न उदाहरण ज्यादा होते हैं, तो हमें अपने आसपास के उदाहरणों से भी कम्युनिकेशन को कई बार समझना चाहिए। तो आप अगर महर्षि नारद के कम्युनिकेशन को देखें किसी भी सीरियल में किसी भी, तो आप पाएंगे कि उनका कम्युनिकेशन एक लेवल पे अचानक खत्म हो जाता है और फिर वो यात्रा पे निकल जाते हैं। वो मजबूर करते हैं व्यक्ति जिसको उन्होंने कम्युनिकेट किया है वो समझे, उसका रेस्ट पार्ट जो है, उसका जो बाकी हिस्सा है उसको वो समझे। और वहां जरूरी यह है कि उस वक्त महर्षि नारद की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनकी फेशियल लैंग्वेज क्या थी। तो वहां अगर आपने उसको महसूस कर लिया या समझ लिया तो समझिए कि वो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। यहाँ पर हम एक चैलेंज की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, संवाद के प्रोसेस में या संप्रेषणीयता में सबसे बड़े चैलेंज क्या है। जो सबसे बड़े चैलेंज हैं उनको हम 4 बिंदुओं में, 4 पॉइंट्स में हम देख सकते हैं जो बड़े चैलेंज है। फर्स्ट वन, सेंडर की अयोग्यता एक बड़ा मैसेज बन जाता है, एक बड़ी चुनौती। जो मैसेज को भेज रहा है क्या वो व्यक्ति सक्षम है उस मैसेज को कम्युनिकेट करने में। कई बार हमारे आसपास बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं, व्यवहार में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट की बहुत समझ बहुत बढ़िया है, शालीन है, विनम्र हैं, अपने पेशे के प्रति डेडिकेटेड हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डिलीवर ए effective perfect lecture in class. So the problem is at the level of sender. दूसरी बात यह है कि क्या दूसरा जो चैलेंज है रिसीवर के लेवल पे, क्या रिसीवर उतनी एबिलिटी रखता है कि वो सेंडर के मैसेज को प्रॉपरली रिसीव कर पाए। खासतौर से हम क्लास में इस चैलेंज को फेस करते हैं। वैरायटी होती है स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट बहुत शार्प होते हैं, कुछ स्टूडेंट मीडियोकर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट स्लो लर्नर होते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत डल होते हैं। तो एक कॉमन मैसेज क्या इन सभी ग्रुप्स के लिए संभव है? आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क, इट्स टू मच चैलेंजिंग टास्क फॉर अ टीचर, फॉर अ प्रोफेसर। तो अब लेकिन उसको सभी को कम्युनिकेट करना है, तो वो लेयर्स कैसे बनाता है, वो प्रोफेसर लेयर कैसे बनाता है? तो प्रोफेसर लेयर बनाता है कि देखो बेटा, कुछ लोग समझ गए होगे आप लोग, कुछ लोग जो नहीं समझे हम क्लास के बाहर बात कर सकते हैं, कुछ लोग इस पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस के जरिए जो आंसर आएंगे वो वहां समझे जा सकते हैं। तो बड़ा चैलेंज ये है कि क्या जो रिसीविंग एंड पर है उसकी योग्यता है समझने की या उसकी योग्यता नहीं है। और थर्ड चैलेंज रिलेटेड टू बिलोंग्स टू मीडियम, क्या मीडियम को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है? मीडियम बिलोंग्स टू लैंग्वेज, बिलोंग्स टू वर्चुअल एटमॉस्फेयर, बिलोंग्स टू फेस एटमॉस्फेयर। अगर मीडियम में समस्या है तो फिर अच्छा सेंडर और अच्छा रिसीवर होने के बावजूद एक
प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं होगा। एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज मैसेज अनकम्प्लीट हो, मैसेज कंक्रीट ना हो, मैसेज डबल मीनिंग हो, मल्टी मीनिंग हो, तो वो उससे प्रॉब्लम होगी। तो ये 4 बड़े चैलेंज किसी भी ये 4 बड़े कम्युनिकेशन 4 बड़े चैलेंज हम अपने आसपास में इनको देख सकते हैं। अच्छा, जहां तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात है, तो मोस्टली आई हैव ए क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। आई हैव आई in number of times I face this question: what are the reasons stopping you communicating effectively? What are the reasons stopping you communicating effectively? वो कारण क्या हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रोकते हैं, वो हर्डल्स क्या हैं? तो I have pointed out some points. It's not necessary you have to follow or you have to accept that points. You are free to react differently, or you have a different point of view. So the first one is stress and uncomfortable emotions. The first reason, stress and अनकंट्रोल्ड एंड अनकंफर्टेबल इमोशंस। कई बार जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि हम उनको अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे पास अच्छा कंटेंट होता है, हमारे पास उत्साह होता है, हम कुछ नया कहना बताना चाहते हैं, बट एट द मोमेंट हम महसूस करते हैं कि ब्लैकआउट हो गया। मेरे पास एक अपने से जुड़ा उदाहरण है, और आप जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट हैं वो उस उदाहरण को सुन के हंस सकते हैं। आज मैं 95 की बात कर रहा हूं, तो मेरे जब मैं संयोग से मैं उन दिनों बीएड कर रहा था, तो हमें जो प्रैक्टिकल क्लास के लिए जो क्लास दी गई, तो 6th क्लास मुझे मिली। और कैन यू इमेजिन एंड कैन यू एक्सेप्ट दैट कि 6th क्लास के सामने जब मैं पढ़ाने गया तो ब्लैकआउट हो गया। मुझे एक भी शब्द याद नहीं रहा और मैं उस क्लास में एक भी शब्द नहीं बोल पाया। मैं 95 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त मैं बीएड में था, और बीएड की जो प्रैक्टिकल क्लास थी तो मैं 6ठी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। और ये केवल घटना मेरे साथ की नहीं है, मुझे लगता है कि बीएड एमएड कर रहा है हर तीसरा स्टूडेंट इसको फेस करता है, एजुकेशन का हर तीसरा स्टूडेंट इसको फेस करता है। एक टीचर के तौर पे मेरे प्रोफेसर को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का क्लास में ठीक ठाक बात करता है, क्लास में एक्टिव रहता है, ये लड़का 6ठी क्लास क्यों नहीं पढ़ा पाया? तो प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये था कि मेरा स्ट्रेस और मेरी अनकंट्रोल्ड इमोशंस इतनी हावी हो गई कि मैं 6th क्लास को नहीं पढ़ा पाया। तो अब इस एक बड़े रीजन को हम आज टीचर के रूप में महसूस नहीं करते। हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। यू हैव ए मैसेज एंड यू हैव a level of language, so you are free to communicate. What's the problem? But the problem is stress and uncontrolled and uncomfortable emotions. They are coming very fast, so you are under the pressure of emotions, uncontrolled emotions. So it is not possible to communicate very easily, to communicate completely, or to communicate effectively or efficiently. It's a big problem. And the second one is lack of focus. क्या जो टॉपिक सब्जेक्ट आपको दिया गया है या जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उस कम्युनिकेशन में क्या जो रिसीविंग एंड पर है क्या वो फोकस्ड है उसको लेकर, और क्या जो सेंडर लेवल पर है जो टीचर है वो क्या सक्षम है उस या उसकी रुचि है, उसका फोकस है उस टॉपिक पर। एंड थर्ड वन, इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हैं, बहुत बढ़िया मैसेज है, आपकी पसंद का टॉपिक है, ऑडियंस इज ऑलरेडी रेडी टू लिसन यू, टू कम्युनिकेट यू, बट यू आर सफरिंग नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। कई बार हमें नहीं पता होता, हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से कंधे उचकाते हैं, जिस तरह से हाथ उठाते हैं, जिस तरह से हमारे चेहरे की भाषा होती है, हमारी देह भाषा जो होती है, हमारी मुख भाषा जो होती है, वो कई बार नेगेटिव होती है। एंड मोस्टली वी डोंट फील दैट, बट स्टूडेंट या हमारा लिसनर महसूस कर जाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही जब आता है तो बहुत ही स्ट्रेस के साथ आता है, बहुत ही नेगेटिव अप्रोच के साथ आता है। तो हमारा जो नेगेटिव और इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज है वो भी
हमारे लिए एक बड़ा रीजन है कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। एंड द अनदर वन, लैंग्वेज बैरियर इज आल्सो हियर। भाषा का एक दबाव हमेशा रहता है। तो आप किस भाषा के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या वो भाषा आपकी नेटिव लैंग्वेज है? नेटिव लैंग्वेज है, इट्स सो गुड। अगर आपकी अर्न की गई लैंग्वेज है, तो अर्न की गई लैंग्वेज आर्टिफिशियल होती है। अर्न की गई लैंग्वेज में आप हमेशा पहले नेटिव लैंग्वेज, पहले अपनी नेटिव में आप विचारों को लेके आते हैं, फिर आप उन विचारों को ट्रांसलेट करते हैं सीखी गई भाषा में। तो ट्रांसलेशन के इस प्रोसेस में, रिक्रिएशन के इस प्रोसेस में मैसेज, कई बार मैसेज की क्वालिटी प्रभावित होती है। ये मैसेज की क्वालिटी जब प्रभावित होती है, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। या तो आप अपने एटमॉस्फेयर से, आप जैसे आपका जन्म हुआ तो आपके घर में 3-4 भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हो, तो सारी भाषाएं आपकी नेटिव होंगी। लेकिन जब आप अपने घर के भीतर एक भाषा जानते हैं और स्कूल के भीतर दूसरी भाषा में काम करते हैं और प्रोफेशन में किसी तीसरी भाषा में काम करते हैं, तो आपकी दूसरी और तीसरी भाषा आपकी अर्न की गई लैंग्वेज होगी। और अर्न की गई लैंग्वेज में के साथ हमेशा ये चैलेंज होता है कि फर्स्ट आप primarily and firstly you think in your native language, and after that you translate that in प्रोफेशनल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस प्रोसेस में लैंग्वेज बैरियर कई बार एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो लैंग्वेज बैरियर अगर आपके सामने मौजूद है, तो आपको हमेशा ये डर लगेगा कि पता नहीं आप सही बात कह पा रहे हैं या गलत बात कह रहे हैं। अभी एक रोचक उदाहरण हुआ लास्ट वीक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है कमिंग नवंबर में। जो वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो बाइडेन, तो जो बाइडेन के स्पीचेस के बारे में, उनके लेक्चर्स के बारे में एक आर्टिकल मैंने देखा। तो उनमें कहा कि जो बाइडेन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो पिछले 45 साल से वहां की पॉलिटिक्स में है, लेकिन जब वो स्पीच डिलीवर करते हैं तो उन स्पीच के मोस्टली मल्टी लेवल मीनिंग होते हैं। और एक बहुत ही अजीब सा मीनिंग सामने आया कि उन्होंने एक व्याख्यान दिया, एक स्पीच दी, और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, मेरे अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों के साथ कामकाजी रिश्ते रहे। अब यहाँ हम समझते हैं कि उनका एक प्रोफेशनल रिलेशन था, लेकिन जो कम्युनिकेट हुआ उससे ये कम्युनिकेट हुआ कि जो बाइडेन का जो रिलेशन पूर्व के राष्ट्रपतियों के साथ था, वो एक सेक्सुअल रिलेशन। तो आप सोचिए कि इतने बड़े लेवल पर जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वो जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन में भी डबल मीनिंग हो गए। बाद में उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि मेरा प्रोफेशनल रिलेशन था, मेरा कोई पर्सनल, कोई इंटीमेसी का, कोई इमोशनल रिलेशन नहीं था। तो लैंग्वेज बैरियर कई बार बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करता है। एक जो प्रॉब्लम होती है कि वो है, एक जो चुनौती होती है, मिसमैच ऑफ लिसनर्स और मिसमैच ऑफ ऑडियंस। You have a different level of language on different level of subject or different level of topic, and the audience have a different level of topic, different level of language, and different level of environment. So the mismatch is here, and the mismatch will be created very problematic or very challenging situation in front of sender or in front of speaker. So जो दर्शक है, जो श्रोता है, जो लिसनर है, वो भी उसी लेवल का होना चाहिए। अब जैसे आप कभी जो लोग धार्मिक कथाएं बांचते हैं, कहीं राम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, ये लोग जो कथा बांचते हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन का लेवल देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनके सामने कौन लोग, उनके सामने कई बार बहुत आप जैसे प्रोफेसर लोग भी होते हैं, उनके सामने एक निरक्षर महिला भी बैठी होती है, लेकिन हर एक लेवल पे कम्युनिकेट होता है। तो क्या आप उस लेवल पर हैं जहां एक साथ में आप वैरायटी ऑफ ऑडियंस या वैरायटी ऑफ लिसनर्स को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? अब हम कहते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की चीजों की आवश्यकता आपको है, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, हम क्या करें? तो फर्स्ट यू हैव टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स। अब लिसनिंग स्किल्स होने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप सामने वाले को नहीं सुनते हैं, अभी इस व्याख्यान के शुरू में जितेंद्र जी ने कहा कि भाई आप अपने जो क्वेश्चंस रखें वो बहुत ही कंक्रीट, कॉम्पैक्ट और कंसाइज होने चाहिए।
ठीक है। असल में बात क्या है कि क्वेश्चन पूछने वाले की मंशा कोई उत्तर जानना नहीं है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी ये कहती है, सपोज मेरा कोई सहकर्मी, मेरे साथ का कोई प्रोफेसर, मेरे साथ का कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जब कोई क्वेश्चन रेज करता है तो 90% मामलों में ये होता है कि उससे किसी आंसर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो एक खास तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, इसलिए वो सवाल पूछने की बजाय व्याख्या करते हैं। तो हम कहते हैं कि वो उनको सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं, वो अपना ऑब्जर्वेशन रखें, तो ये ज्यादा बेहतर है। अब अगर हमने ठीक से सुना है तो हमारे ठीक से सुनने के इस प्रोसेस में साइकोलॉजिकली एक पैरेलल प्रोसेस हमारे ब्रेन में भी चलता है, और वो पैरेलल प्रोसेस हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को पैरेलली आंसर करता जाता है इस एज में। अगर कोई बच्चा है तो वो डिफरेंट इश्यू है, लेकिन 18-20 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो उसके ब्रेन में एक पैरेलल प्रोसेस चलता है हर क्वेश्चंस को लेके, हर प्रॉब्लम को लेके। तो उसके पास बेसिकली उसके पास क्वेश्चन नहीं होता, तो उसके पास एक ऑब्जर्वेशन होता है, और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो अपने आप को प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो हमारे पास एक लिसनिंग स्किल होना चाहिए। द सेकंड थिंग इज clarity of thoughts and message. It's very necessary, it's very important. Everybody have a clarity of thoughts and message before any type of communication. If you are going to communicate anything, if you have a message you want to communicate, you have an audience, you have a medium, so you have clarity of thoughts and message also. And not clarity, not only clarity, but you have a organized and logical approach to communicate your thoughts. Organized and logical approach, आप जो कहने जा रहे हैं क्या उसका कोई ढांचा अपने अपने जहन में बनाया है? अगर आप एक्सटेम्पोर स्पीकर हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, बट अगर आपकी प्रैक्टिस में ये है कि आपको कुछ नोट्स की आवश्यकता होती है, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर सम नोट्स फॉर एनी डिलीवरी। तो आपको अपने लेक्चर को एक ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म करने में आसानी होगी। एंड हैव यू एन एबिलिटी फॉर सिचुएशनल एनालिसिस? क्या किसी भी परिस्थिति जन्य विश्लेषण के लिए आपके पास कोई योग्यता है? अचानक कोई ऐसी स्थिति आई और आपने रिएक्ट किया तो आपका सारा कम्युनिकेशन खराब हो गया। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, कुछ कई साल पहले की घटना है। उन दिनों में मीडिया में था, हिंदुस्तान अखबार के साथ काम करता था। तो एक घटना हुई, ऋषिकेश में एक उत्तराखंड के मिनिस्टर की एक सभा चल रही थी, और जब मंत्री जी बोल रहे थे तो सभा में बैठे लोगों में से एक व्यक्ति ने मंत्री जी की तरफ एक शराब की खाली बोतल उछाल दी, जिससे वो बाल बाल बचे। मंत्री जी के समर्थकों ने उस व्यक्ति को बुरी तरह पीटा। मंत्री जी अचानक मंच से नीचे आए और उस पिटते हुए व्यक्ति को बचाया और उसे अपने साथ मंच पर ले गए। और उन्होंने मंच पर जो वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति के गुस्से को महसूस कर सकता हूं और मैं इसकी भावनाओं की कद्र करता हूं। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। आज जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है, मैं उनकी निंदा करता हूं, और ये मेरा अपना व्यक्ति है, मेरा अपने भाई जैसा है, और मैं इसे मंच पर भी बैठाऊंगा और मेरे बाद ये भाषण भी देगा। अब आप देखिए कि एक सिचुएशनल स्थिति पैदा हुई, उस सिचुएशन को कितनी खूबसूरती से संभाला गया। अगले दिन के सारे अखबारों में या उस दिन सारे टीवी चैनलों में मंत्री जी की तारीफ में बहुत कुछ कहा गया था। अगर बाय द वे मंत्री जी भी नीचे जाके उस व्यक्ति पर एक बार हाथ छोड़ देते तो अगले दिन की खबरें कुछ और होती। तो यानी आपने एक सिचुएशनल स्थिति को बहुत खूबसूरती से संभाला। ये भी किसी अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे स्पीकर में होनी चाहिए। और आप जो भी बात कहने जा रहे हैं वो एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और एक प्रॉपर रेफरेंस में होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस प्रॉपरली आप देख लीजिए, और अपनी कही गई बात को कभी भी अंतिम मत मानिए। कम्युनिकेटर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, खासतौर से कई मामलों में टीचर्स के साथ भी होती है, हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते हैं कि वी हैव ए लास्ट ट्रूथ, बट we have to realize that nobody have any type of last truth. God knows better. Nobody have. So it's very natural thing. Yes, we have a thought.
and listener also have a thought. So I have a thought as a sender, and listener have a thought as a audience, as a participant. So we have parallel situation. We have two thoughts. First one I have, and the second one Dr. Jitendra और Dr. दीप्ति है. तो क्या हम उन अपने थॉट्स को क्या हम ओपन रखते हैं, या हम ये कहते हैं कि माय थॉट इज अल्टीमेट, इसके अलावा कोई थॉट नहीं है, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, तो फिर एक कम्युनिकेटर के रूप में हमारा फेल हो जाना लगभग तय। 3 कंपोनेंट की बात हम अक्सर करते हैं, क्योंकि बात पहले भी आई कि हम कम्युनिकेशन में 3 कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। द फर्स्ट वन इज सेंडिंग कम्युनिकेशन, द सेकंड वन इज receiving communication, and third one is feedback. And parallelly or gradually इनकी जगह चेंज होती है। अभी मैं सेंडिंग लेवल पर हूं, आप रिसीविंग एंड पर हैं। आप जब क्वेश्चन रेज करेंगे तो आप तब सेंडिंग एंड पर होंगे, आप सेंडर होंगे, और मैं रिसीविंग एंड पर हूंगा। इन दोनों के बीच फीडबैक का प्रोसेस चलेगा। 4 एलिमेंट कहे जाते हैं किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन के बारे में। 4 elements are here. First one, practical, factual, concise and clear. 7C में भी हमने इन बातों का जिक्र किया, और अब 4 element के तौर पर भी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। Practical, communication must be, should be practical, must be, should be factual, must be, should be concise, must be, should be clear. 4 things are here: practical, factual, concise and clear. अगर आपका मैसेज प्रैक्टिकल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है, कंसाइज नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इट मींस यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। और हम गुड कम्युनिकेटर की बात करते हैं तो हम किसी आर्टिफिशियल या फ्रेम्ड कम्युनिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं, एक नेचुरल कम्युनिकेटर। यू हैव ए लैंग्वेज, यू हैव ए मैसेज, यू हैव ए स्किल, सो यू हैव टू डिलीवर इन योर मैनर, इन योर स्टाइल। नोबडी इज परफेक्ट। When you listen Modi ji or when you listen Rahul Gandhi, so it's a different type of communication, different type of communicating, different type of skill, different type of style. It's depend some person, if you like someone and you dislike someone, it's also matter. So you have to think about your message. Is it practical? Is it factual? Is it concise? And is it clear? अब हम कहते हैं, हम स्किल्स की बात करते हैं कि what are the effective communication skills? So some points are here. Dr. Jitendra, how much time I have? 20 minutes or 15 minutes? अभी है 15-20 मिनट आप। हाँ 15 मिनट आप, सॉरी सर 15 मिनट अभी है आप सर। नॉर्मली 1 घंटे का सेशन रखते हैं सर, लेकिन उसमें 10-15 मिनट हम आगे पीछे कर लेते हैं सर। यस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट you became an engaged or participatory listener. I repeat it, became an engaged and participatory listener. आप एक अच्छे श्रोता बनिए, एक अच्छे सुनने वाले बनिए। And mostly I think effective communication is less about talking and more about listening. I repeat it, effective communication is less about talking and more about listening. You have a capability to read between the lines, and you have a ability to understand the undercurrent of message. आपको किसी भी वक्तव्य, आपको किसी भी वक्तव्य, किसी भी कथन में एक अंतर्निहित संदेश को, मैसेज को समझने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। एंड हियर द इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स। द गोल्डन रूल इज हियर द इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स। शब्दों के पीछे जो भाव निहित है, उस भाव को भी समझिए और उस भाव को भी
महसूस कीजिए। एंड another important thing is pay attention to non-verbal signals. Pay attention to non-verbal signals. What are the non-verbal signals? Body language, facial language, selection of words, pause in the between sentences, and expressions through eyes, hands. So pay the attention to non-verbal signals. And another point, check your stress as a listener, as a speaker. The matter of stress not related only for speaker, it's directly related to listeners also. आप अपने तनाव को देखिए, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो तनाव, वो स्ट्रेस आपको तैयार करता है डिलीवरी के लिए। तो अगर आप उस डिलीवरी के लिए तैयार हैं तो स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीखिए, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और हम कहते हैं कि assert yourself, it means expressing yourself, it means expressing your thoughts, feelings and needs in an open and honest way. आपको एक खुले और ईमानदारी पूर्ण ढंग से अपनी बात कहनी होगी। कुछ चीजें अगर मैं नहीं जानता, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बहुत तरह की जानकारी, बहुत तरह की समझ मुझे है, लेकिन हाँ, मैं ये दावा कर सकता हूं कि जो चीज मुझे नहीं आती, मैं उसे सीखने के लिए तैयार हूं। तो मेरे पास कोई ऐसा दावा नहीं कि मैं अंतिम रूप से सारे सत्य को जान गया, लेकिन मेरे पास ये दावा है कि मैं जो नहीं जानता, मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूं। और अक्सर हम लोग क्लासरूम में अपने स्टूडेंट से बात करते हैं IQ, आपका IQ क्या है, लेकिन हम कहते हैं कि आपका SQ क्या है, आपका II यानी डबल I क्या है, आपका जो बुद्धिमत्ता है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो समाजवत्ता है, समाज के साथ आपका जो लगाव जुड़ाव है, यानी आपका SQ क्या है। आपका SQ जैसे बेहतर होगा, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता जाएगा। और इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। इंटेलिजेंट तो और कोई हो सकता है, लेकिन क्या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? अब यहाँ इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? क्या आप चीजों को केवल तथ्यों के रूप में देखते हैं या अथवा उन्हें तथ्यों और भावनाओं दोनों के रूप में देखते हैं? अगर आप चीजों को, परिस्थितियों को तथ्यों और भावनाओं दोनों के रूप में देखते हैं, तो फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट। आपके भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद है। और क्या आपके भीतर, क्या आप में, हम सब में क्या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का स्किल है? ये बहुत मायने रखता है कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहां से आ गया? क्या किसी भी तरह के वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कारण किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है? क्या उस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजोल्व कर सकते हैं? और क्या हमारे पास वो ताकत है कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को, हम सक्षम हो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट विद ह्यूमर, विद लाइट वर्ड्स? हमें हमेशा क्यों यकीन रहता है कि हार्श वर्ड्स ही हमें कम्युनिकेट कर पाए? सो वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच, वी हैव टू यूज फ्रिक्वेंटली light words. Light words, it means not a derogative matter, it's not a matter of low standard, it's a matter of, it's very clear and very simple message to communicate very lightly. You have a heavy message, you have a harsh and heavy words, so when you communicate it will be a very challenging situation, so you have to rethink about that. आप किसी भी कठिन से कठिन संदेश को सहज और सरल शब्दों के जरिए उसको, उसकी व्याख्या कीजिए, और जो सूचनाओं, भावनाओं, संदेशों, उद्देश्यों और विचारों के संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनिए। इस सारे प्रोसेस में अगर आप कुछ और गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं, जो हमारे
अगर खास जैसे मैं देख रहा था कि कुछ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी हैं या हमारे नए टीचर साथी हैं, तो अगर आप इस एस्पेक्ट पे कुछ और गंभीर अध्ययन मनन करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ छोटी चीजें एडवाइस कर सकता हूँ यहाँ पर। तो उसमें आप अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ सकते हैं, आप बेरलो का कम्युनिकेशन मॉडल देख सकते हैं, शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में खूब चर्चा होती है, श्रॉम के कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में खूब चर्चा होती है। आप मर्फीज थ्योरी को एक बार देख लीजिए, फील्ड थ्योरी को एक बार देख लीजिए अगर आपकी रुचि इस सब्जेक्ट में है। और अगर और थोड़ा गंभीरता से चीजों को देखना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक्टर नेटवर्क थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल एक्सचेंज थ्योरी, इन थ्योरीज को भी आप एक निगाह डाल सकते हैं। नेट पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। या कल्टीवेशन थ्योरी को एक निगाह उस पे आप डाल सकते हैं। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी भी कई बार उसकी भी चर्चा होती है। तो अगर आप और थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना जानना चाहते हैं तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा देख पढ़ और समझ सकते हैं। मैं कंक्लूड करने से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें और कहूंगा कि जब हमारे पास एक विचार होता है तो हमें उस विचार का विस्तार करना आना चाहिए, और उस विचार के विस्तार के लिए हमें एक सशक्त भाषा की आवश्यकता होती। जब हमारे पास सशक्त भाषा है तो हमें अपने टारगेट ग्रुप, लक्षित समूह को पहचानना चाहिए और हमें एक सही माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम जिनके सामने बोल रहे हैं क्या हम उनके सामने अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, और हमें अपने मैसेज को रीफ्रेम और रीडिफाइन करना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि कुछ साल पहले मेरे एक मित्र यहाँ पर हैं देहरादून में, तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए बुलाया और वो 9th-10th के स्टूडेंट थे। मैं लगभग उस 40 मिनट या 50 मिनट की ड्यूरेशन में लगातार अपनी बात कहता रहा, और मैं आज भी सोचता हूँ कि उस 50 मिनट की ड्यूरेशन के बाद जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि सर आपकी बताई हुई एक भी बात हमें ना समझ में आई, ना हमें पता लगा कि आप क्या कहें। तो वो मेरे लिए आईना था। किस बात का आईना था? कि मैं अपने आप को अपने ऑडियंस या अपने लिसनर के लेवल पर नहीं लेकर आ पाया। मेरी लैंग्वेज के लेवल में ये गड़बड़ी हुई कि जिस लेवल पे मैं कम्युनिकेट कर रहा था वो लेवल ऑडियंस से मिसमैच था। तो वहां चाहे मुझे सब्जेक्ट की कितनी जानकारी थी, चाहे मेरी लैंग्वेज कितनी ही परफेक्ट थी, और चाहे मेरा उद्देश्य कितना ही परफेक्ट था, बट एट दैट टाइम I was a failed speaker, and the message totally collapsed. मैसेज ढह गया और एक वक्ता जो अपने आप को विषय की समझ रखने वाला मान रहा था वो वहां पर फेल हो गया। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास एक विचार है, विचार का विस्तार है, विस्तार के लिए भाषा की सशक्त समझ है, हम उससे कम्युनिकेट करने की दक्षता रखते हैं, हम पारंगत हैं, लेकिन हमारा ऑडियंस डिफरेंट लेवल पर है। अगर वो ऑडियंस डिफरेंट लेवल पर है तो फिर हम बहुत कुछ करने कहने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जी का, डॉक्टर जितेंद्र जी का, और स्पेशली जो जिक्र किया हमारी कॉमन फ्रेंड हैं डॉक्टर कुमुदनी जी, जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विवेक कॉलेज के इस मंच पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया गया। और मैं देख रहा हूं कि पार्टिसिपेंट्स में मेरे कई मित्र हैं। जितने पार्टिसिपेंट्स पर मैं निगाह डाल पाया हूं तो उसमें मेरे मित्रों की संख्या ठीक ठाक दिख रही है। तो मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मैं इतने मित्रों के साथ यहाँ संवाद कर पाया और मुझे ये अवसर दिया। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हों तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। ऐसा दावा मैं नहीं करता कि मेरे पास आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, क्योंकि मैं खुद ही कई बार जिसे कहते हैं कि मैं खुद ही कई तरह के प्रश्न लिए घूमता हूं और उन प्रश्नों के उत्तर तलाश करने की कोशिश करता हूं।
आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बड़े ही कारगर तरीके से आपने अपनी बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे रखी है सर। अगर आपका अनुमति हो, जैसे कि आपने कहा है, तो कुछ सवाल हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में है, कुछ लाइव हम बहुत ज्यादा चूंकि समय की बाध्यता होती है, तो हम 2-4 सवाल अगर आपकी अनुमति हो तो ले सर। सर सवाल से पहले कुछ पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ लोग फीडबैक लिंक के लिए लिख रहे हैं। हम अभी थोड़ी देर में ही 5-7 मिनट में आपके साथ लिंक साझा करेंगे, तब तक आप बने रहें। बिना जैसे लिंक आएगी आप फीडबैक फॉर्म भरिए। हमारे पास जो सर पहला सवाल है, मुझे लगता है कि वो सवाल किसी कॉमर्स के बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का है, जिसने पूछा है सर, हाउ टू मेक बेस्ट कम्युनिकेशन फॉर द कस्टमर्स। सेल्स में हम कस्टमर के साथ में किस तरीके के कम्युनिकेशन। It's very difficult for me to answer that particular question. Basically, I am a person of Hindi literature, not a person of commerce and business ideas. So very, लेकिन मुझे लगता है कि simple, I have a simple answer for that कि ग्राहक के मनोविज्ञान को अगर आप पहचानते हैं, ग्राहक का मनोविज्ञान जो है वो आपसे एश्योरिटी चाहता है कि आप उसके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अगर आपने उसको ये एश्योर कर दिया तो तय बात है कि वो कस्टमर हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आपको आपके कम्युनिकेशन के जरिए उसे जरा भी संदेह हुआ, एक विज्ञापन का उदाहरण देके बताता हूँ। policybazaar.com का एक विज्ञापन आता है जिसकी लैंग्वेज यहाँ से शुरू होती है, कल आप न रहे तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। इस लैंग्वेज को सुनने के बाद मैंने तय किया कि मैं कल रहूं ना रहूं, मुझे policybazaar.com पर जाके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना। तो एक नेगेटिव कम्युनिकेशन हुआ। अगर उस कम्युनिकेशन को आप LIC की तरह आप देखते कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद, वहां भी वही कम्युनिकेट कर रहा है। एक कम्युनिकेशन में नेगेटिव अप्रोच है, एक कम्युनिकेशन में पॉजिटिव अप्रोच है। तो इट एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन, आप अपने ग्राहक के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें, रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक बच्चे ने पूछा है, अंकुश कुमार ने, कि कम्युनिकेशन में जो जेंडर और लैंग्वेज के बैरियर्स हैं उनको हम कैसे कम कर पाए। इस पे आप मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप ये नाम नोट कर लें, नॉम चॉम्स्की, प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की। अंकुश, आप प्लीज आप ये नाम नोट कर लीजिए। प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की के लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप लैंग्वेज बैरियर्स, सोसाइटी, माइंड एंड लैंग्वेज, सोसाइटी, जेंडर एंड लैंग्वेज, उन पे बहुत खूबसूरत लेक्चर्स हैं, प्लीज आप उनको सुनिए। थैंक यू सर। एक सवाल और है, साथ में चैट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था, थोड़ा चूंकि बहुत सारा चैट आ रहा है, उसमें भी एक सवाल था, हम दोनों को मर्ज करना चाहेंगे सर। कि जो क्लास में डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका रिसीविंग, जो हम अगर कम्युनिकेशन की बात में, कि उनका स्किल बहुत अच्छा होता है, कुछ का कम होता है, सेम ऐसे ही सवाल एक प्रदीप्ता राजन पटनायक जी ने पूछा है, डॉक्टर प्रदीप्ता राजन पटनायक ने, जो स्लो लर्नर्स होते हैं क्लासरूम में, उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से। That's very important question. As a teacher, I think we have 4 types of students. First one very sharp, the mediocre, the slow learner, and the non-serious students. So हम ऐसी स्थिति में नहीं कि इनको हम क्लास से बाहर निकाल सकें। तो आपको अपने मैसेज का लेवल, अपने कम्युनिकेशन का लेवल should be focused and mediocre students. Should be focused and mediocre students. Mediocre students के लिए अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो आपका जीनियस स्टूडेंट है वो तो मैसेज को हासिल कर ही जाएगा, जो आपका स्लो लर्नर है उसकी मदद हो जाएगी। एंड इन दैट प्रोसेस यू हैव टू प्रमोट योर जीनियस स्टूडेंट्स टू रेज द क्वेश्चंस एंड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और देयर थॉट। तो आपने मीडियोकर स्टूडेंट पर अपने मैसेज को फोकस रखा है, जीनियस स्टूडेंट ऑलरेडी उसको हासिल कर गया है, स्लो लर्नर ने उससे सीख लिया है, और जीनियस स्टूडेंट जब अपने थॉट्स को शेयर करता है तो उस पूरे प्रोसेस में आपका स्लो लर्नर भी जुड़ जाता है। इस तरह का प्रयोग मैं खुद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स के लिए एक सूचना और है, अगर वो डायरेक्टली हमारे स्पीकर के साथ में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उनकी स्क्रीन पे रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो हम आपकी ऑडियो कनेक्ट कर पाएंगे। सर एक और सवाल है, जो डॉक्टर क्या ये संभव है कि अगर आपके फॉर्मेट में हो
तो मेरा मोबाइल नंबर और मेरा मेल आईडी क्या शेयर कर सकते हैं, क्या ये उचित होगा हाँ सर, आपका? मैं चैट सेक्शन में आपका नंबर हमारे पास है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी और क्वेरी होगी तो हम जी वहां जी पर उनसे बात कर सकते जी सर। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ सर, फिर हम आगे अंत की मतलब थोड़ा समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे। सर सवाल ये है कि बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती है, और आज के समय में जो हम ऑनलाइन टीचिंग में आ गए हैं, लर्निंग में आ गए हैं, टेक्निकल मोड, वर्चुअल मोड में आ गए, उसमें बॉडी लैंग्वेज के कितना महत्व है सर? हैं। मैं 2 छोटे उदाहरण दूंगा और दोनों उदाहरण हमारे आसपास के हैं। आप सपोज कीजिए कि आप जो प्रोफेसर आपके रोल मॉडल हैं वो क्लास में पढ़ा रहे हैं और बहुत डूब के पढ़ा रहे हैं, बहुत अचानक। अब वो अचानक क्या करते हैं कि वो अचानक सपोज उदाहरण के लिए अपने नाक में उंगली देने लगते हैं। अब आप बताइए कि उनका पढ़ाया हुआ उनका पूरा कम्युनिकेशन वो किस चीज ने खराब कर दिया? ठीक है, नाक की बात छोड़ दीजिए, खराब लगेगा, कान में ऐसे कर करके ऐसे जो है ऐसे खुजा रहे हैं कान में कर करके। या कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे एक संदर्भ में मुझे भी है कि जैसे बीच बीच में मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी दाढ़ी ठीक है कि नहीं है, तो मैं दाढ़ी को ऐसे ठीक करने लगता हूँ, ये आदत रहती है। या कुछ लोग जो थोड़ा सा जो क्लासिकल मूछें रखते हैं तो बीच बीच में वो इस तरह से करने लगते हैं। अब इस हमारे एक छोटे से एक्शन ने इसने पूरे मैसेज को, पूरे कम्युनिकेशन को डिरेल कर दिया। यहाँ आपके द्वारा की गई सारी चीजें खराब हो गई। कुछ लोग जो क्लास में, खासतौर से क्लास में जो होते हैं, तो बहुत ही ढीले ढाले ढंग से चलते हैं, मतलब कंधे लटके होते हैं या मतलब बहुत ही ढीले ढाले ढंग से खड़े हुए होते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइट हो जाते हैं, जैसे अभी जिम करके आ रहे हैं। क्या क्या वो संतुलन बन सकता है कि जहां ना तो हम इतने तने, हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा होता, वो आपकी मुट्ठी में आई हुई चिड़िया की तरह है। अगर आपने टाइट किया तो चिड़िया मर जाएगी, और अगर आपने ढीला छोड़ा तो चिड़िया हाथ से उड़ जाएगी। तो उस चिड़िया के होने की गर्माहट आपके हाथ को महसूस हो और चिड़िया को महसूस हो कि कोई प्रोटेक्टिव हैंड वहां पर मौजूद है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है। और इसका सबसे आसान तरीका है कि अपने ऑडियो या वीडियो लेक्चर सुनिए। अपना घर पे कोई छोटा ऑडियो वीडियो लेक्चर बना लीजिए और अपना सुनिए, आपको तुरंत पकड़ में आ जाता है कि आप कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। दूसरे के बताने से कोई फर्क नहीं थैंक यू सर। मैं एक सवाल लाइव लेना चाह रहे हैं, मानस कुमार जी ने अपना रेज हैंड किया है, सो प्लीज ऑडियो कनेक्ट कर दे मानस जी का। मानस जी अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। मानस जी, मानस जी अपना सवाल पूछें। जी सर, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछें। आपका वॉइस दूसरा वॉइस कनेक्ट कर दे, सुरेश जी का वॉइस कनेक्ट कर दे, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए मानस जी। सुरेश जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुरेश के सुरेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछें। सुरेश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका ऑडियो कनेक्टेड है, आप माइक अनम्यूट कर लें, सवाल पूछें। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा सर। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सर। हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लगभग 30 से ज्यादा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा समय की बाध्यता है और बहुत सारे, चूंकि हम टाइम हमारा लगभग पूरा हो रहा है, तो मेरा निवेदन है हमारी कॉलेज की प्राचार्य मैडम से आज के थैंक यू स्पीच के लिए। और पार्टिसिपेंट्स, फीडबैक लिंक आपके चैट सेक्शन में आ रही है, आप वहां से फीडबैक भरें। मैम प्लीज। वंस अगेन डॉक्टर जितेंद्र जी, और इस एक सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, मैं तो शुरू से आपको सुन रही थी, और जैसा आप जानते हैं कि मैं पहले ही आपके बारे में बता चुकी हूँ कि मैं प्रभावित हूँ आपके भाषण के, आपके स्पीचेस के, आपके बोलने का। तो एक जो हमारा आज का ये जो विषय था कि प्रभावी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वो एक आपने जीता जागता उदाहरण हमें दिया है। हम सब पार्टिसिपेंट्स ने ये समझ लिया और देख लिया कि कैसा होना चाहिए, जैसा उपाध्याय जी ने दिया, धारा प्रवाह दिया, प्रवाह था उसमें, फ्लुएंसी थी, क्लैरिटी थी, आपके पास एक स्ट्रक्चर था। आपने जो बोला कहीं लिख कर नहीं लेके आए थे, लेकिन विचारों की श्रृंखला आपके मस्तिष्क में तय थी
और जो आपके विचार उत्पन्न हो रहे थे, एक शब्द दूसरे शब्द को जन्म दे रहा था। तो भाषा के लिए बहुत जरूरी होता है कि बहुत आपने बताया कि बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं कहाँ तक अब उस सबको कोट करूं। टेक्निकलिटीज तो आपने बताई हैं कि 7 C's हैं हमारे पास, उसके 3 आपके सेंडर है, रिसीवर है, मीडियम है, हमारा फीडबैक है। इसके साथ साथ भी आपने जो बहुत सारी चीजें बताई हैं कि शब्दों को बहुत क्लिष्ट होना बहुत जरूरी नहीं है, हमें भाषा को इस रूप में प्रस्तुत नहीं करना है कि हम कम्युनिकेशन हमारा ना हो कि एक हमारा एडवर्टीजमेंट हो, हम अपने आप को शो ऑफ कर रहे हो कि हमें कितने डिफिकल्ट वर्ड्स, वो भाषा कोई भी हो सकती है, चाहे आपने कहा अर्न हो, चाहे आपकी अपनी हो, हम सब जानते हैं। और आपने ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि हम उस भाषा पे ज्यादा अधिकार रखते हैं, हम उस भाषा को ज्यादा बेहतर ढंग से प्रयोग कर पाते हैं जो हमारी अपनी होती है, हमारी मातृभाषा होती है, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ क्रेडल कहते हैं, यानी कि पालने की भाषा। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो विचार जन्म लेते हैं वो उसी भाषा में लेते हैं, तो वो हमारी जब जिह्वा से निकलते हैं तो उसमें समय नहीं लगता है, वो वहां बने और यहाँ निकले। लेकिन जब हम अर्न लैंग्वेज का यूज करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे दिमाग में आता तो हमारी भाषा में ही है, फिर उसको कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं फिर इसकी ओरिजिनलिटीज खत्म होने लगती है, भाषा का प्रभावीपन वहां खत्म होने लगता है। बहुत सी बातें बताई कि भाषा का संयोजन अगर हम कर रहे हैं तो प्रयोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। भाषा का संयोजन उसके प्रयोजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आज मैंने 10 अच्छे शब्द बोलने हैं या मैंने ये कहावतें बोलनी है, उनको इसलिए प्रयोग करना प्रभावी ढंग को खत्म करता है। जहां हम समझते हैं कि हमारा लेवल उच्च स्तर पर जा रहा है, हमारा स्तर उच्च हो रहा है, लेकिन वो हमारा स्तर नीचे होता जाता है। जैसा आपने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वीकार किया कि स्तर बराबर न होने के कारण नवी कक्षा के छात्र उसको नहीं समझ पाए, तो ये समझना भी हमें होगा। लेकिन आज कई स्पीकर वक्ता ऐसे समझते हैं कि ये बच्चे ही कुछ मोरॉन थे, ये बैकवर्ड थे, ये स्लो लर्नर थे, ये समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे एक स्पीकर ने ये जाना कि वहां उसको ही कुछ अपने स्तर को नीचे रखना था। बहुत सारी बातें आपने जो हमें बताई हैं, और आज न सिर्फ आपने हमें एक भाषा विद्वान, भाषाविद होने का ही आपने हमें प्रमाण दिया है, आपने एक दार्शनिक होने का भी प्रमाण दिया है। और एक भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। आप आए थे अपनी भाषा के विषय में हमें ज्ञान देने, लेकिन आपकी भाषा के साथ जो आपके मंतव्य थे उससे हमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे आपने बताते थे शिक्षा की बहुत सारी आपने स्किल कौशलों के ऊपर भी हमारा ध्यान दिया। जैसे आपने स्टिमुलस वेरिएशन की बात भी करी, जैसे आपने कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता हूं क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे पता नहीं है। तो यहाँ इस बात से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि उपाध्याय जी एक मात्र एक अध्यापक, प्राध्यापक, एक प्राचार्य, एक वक्ता, एक मीडिया कर्मी ही नहीं है, वो एक बहुत एक दार्शनिक भी है। क्यों? क्योंकि वो दार्शनिक होता है जो ज्ञान का पिपासु होता है, जो निरंतर प्रश्नों के उत्तर खोजने में अपना समय निकालता है, वही दार्शनिक होता है। मैं अपने हमेशा छात्रों से ये कहती हूँ, किसी भी दार्शनिक ने ये नहीं कहा कि मैं एक दार्शनिक हूँ। जिनके दर्शन हम पढ़ते हैं, एक डॉक्टर को डिग्री मिलती है, एक शिक्षक को डिग्री मिलती है, पर एक दार्शनिक जो हमारे सुकरात हैं, अरस्तु हैं, महात्मा गांधी हैं, टैगोर हैं, वेस्टर्न इंडियन, सब ये हमने उनको दार्शनिक का दर्जा दिया है। तो आप भी हम जैसे आधुनिक युग में जो भी अपने विचारों को तर्क संगत रूप में सबके समक्ष रखते हैं, वो एक दर्शन की तरह, एक दार्शनिक की तरह ही हमारे बीच स्थापित होते हैं। इतनी सारी बातें कि आपने सत्य परिवर्तनशील है, बिल्कुल सच बोला आपने कि सत्य आखिरी सत्य, एक ईगो को अहम के तौर पे शिक्षक को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक प्रयोजनवादी कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है, जो आज बात कही है वो हमेशा अटल नहीं होती है। ये हमें तो इससे बड़ी दूसरा मुझे लगता है कि कोई स्टेटमेंट मैंने सुना ही नहीं है जो प्रयोजनवादी देते हैं, इस पे लिख कर चले गए हैं। तो बहुत सारी बातों में जो आपने हमें स्पष्टता दिखाई है और एक बात आपने समझाई है, और सबसे जो मुझे मूल मंत्र आज का मैं देना चाहूंगी आपकी ओर से जो हमें मिला है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इज द ओनली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। उस पर हमें ध्यान देना होगा,
जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, चाहे नारद मुनि जी की तरह बोलिए, चाहे हनुमान जी की तरह बोलिए, उन्होंने इनको किस तरह से प्रयोग किया, गागर में सागर भर दी, और समझ में भी आना चाहिए सामने के हमें सेंड रिसीवर को देखकर कि क्या वो रिसीव करने योग्य है इस कहावत को। तो बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारा सुंदर ज्ञान, भाषा की तरफ हमारे बढ़ते कदम। मैं कह रही थी आपसे, अपने वर्चुअल क्लास की बात पे समय ले रही हूँ, मैंने जितेंद्र जी से कल 2-4 दिन पहले कहा था कि जब हमने ये वेबिनार सीरीज शुरू करी थी, तो जितेंद्र जी तब आपका इतना इसमें मुझे जो था, वो जो आज आपके सामने जो आपने पकड़ बना ली है, जो आप इस्टेब्लिश हो गए, कोऑर्डिनेटर बन गए, बना की तरह जब आप एक बात करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अब आप में एक रेडियो जॉकी की भी झलक आने लग गई है। कितनी परफेक्टली, कितने अच्छे से आप बोलने लग गए हैं। और मैंने एक बात और कही कि जो मेरे कॉन्फिडेंस बोलने में, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं, अभी मैं वर्चुअल क्लासेस को, ऑनलाइन क्लासेस को इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वहां मुझे लगता है कि मैं थोड़ा वहां अपने लेवल से नीचे आ जाती हूँ। मुझे भी समय लगेगा इस नई प्रक्रिया, इस नई शैली में अपने आप को, अपना इस धारा में बहाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सुशील जी, आपका बहुत बहुत। हम चाहेंगे आप बार बार हमारे महाविद्यालय में हमसे जुड़े। और सभी, मैं डॉक्टर दीप्ति जी के बारे में 1-2 पंक्ति कहना चाह रहा हूँ। जो कुमुदनी जी से बात हुई, तो लोगों के बीच में, संवाद के बीच में कोई एक सेतु होता है। मैं देख रहा हूँ कि आप भाषा की दृष्टि से, खास तौर से आपका जो शब्द चयन है, चाहे वो अंग्रेजी में हो और चाहे वो हिंदी में, वो बहुत ही अद्भुत है, और ये लंबे अभ्यास के बाद प्राप्त होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आज सोचे कि डिक्शनरी पढ़ के, किसी के भाषण सुन के कर ले। तो मुझे, हमारी भले ही आमने सामने मुलाकात ना हो, इस आभासी माध्यम से मुलाकात हो रही है, लेकिन आपके शब्दों का चयन, आपका वाक्य गठन और संप्रेषणीयता इस बात को बता रही है कि आपने भाषा को लेकर अच्छी तपस्या की। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आपके महाविद्यालय प्रबंधन के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लीडरशिप में ये कॉलेज बहुत तरक्की करे, और डॉक्टर जितेंद्र जी जैसे युवा और ऊर्जावान लोगों की टीम आपके साथ सक्रिय रूप से जुटी रहे। तो मैं भी अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने जिस प्रकार, ये देखिए, ये भी एक प्रभावी, जो आप बोल रहे थे कि किस तरह से हमें बहुत मॉडेस्ट होना चाहिए, तो आपने किस प्रकार से मालूम है कि जो हमारे रिसीवर हैं उनको भी हमें किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, क्या करना है। लेकिन ये आपने, मैं ये कभी भी, मेरी एक बात और है कि अगर कोई मुझे अप्रिशिएट करता है या कोई किसी को भी अप्रिशिएट करता है, अरे ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ थैंक यू बोलना ज्यादा उचित होता है, जिससे हमें उसके विचारों को सम्मान देते हैं। अरे ऐसा तो नहीं है कहना, उसके विचारों के प्रति उसका अपमान होता है। इसलिए मैं सिर्फ धन्यवाद करना चाहूंगी, आपके शब्दों को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। और मैं धन्यवाद बहुत बहुत देना चाहती हूँ अपने महाविद्यालय के प्रबंध समिति को, स्पेशली हमारे चेयरमैन सर, शायद आप उपाध्याय जी अभी मिले नहीं हैं, श्री अमित गोयल जी, जो मेरे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, और जो इतने बड़े, जो एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के को चला रहे हैं, और वो एक हर किसी का उतने ही पर्सनल लेवल पे ध्यान देते हैं, जैसे मैं हूं वैसे ही दूसरा, और हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और हम एक प्रशासक, एक प्राचार्य, एक प्रशासक के तौर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीखने का जो लर्निंग प्रोसेस है, मैं हमेशा अपने चेयरमैन सर से सीख रही हूँ कि कितने सहज, कितने सरल और कितने दयावान, और फिर भी कितने कुशल प्रशासक हैं। मैं चाहती हूँ कभी ना कभी आपकी उनसे जरूर मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिर्फ मात्र इसलिए बोलना अच्छा नहीं लगता इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं इस कॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बातें सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर कर रही हूँ, क्योंकि मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गई हूँ कि मैं लोगों का मूल्यांकन अपने लिए करना चाहती हूँ कि मैं किस प्रकार से प्रभावित हो सकती हूँ। मैं काफी, मेरा 20 साल का अनुभव हो चुका है, तो अब मैं काफी समय से, अब मैं चाहती हूँ, अभी तक भी मैं ये चाहती हूँ अपने पर्सनल लेवल में किस तरह से उनसे प्रभावित हूँ। तो मैं एक बार फिर से अपने चेयरमैन सर का, सेक्रेटरी सर का, ट्रेजरर सर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी हमारे टीम मेंबर्स का, क्रू का मेंबर्स का धन्यवाद देती हूँ। उपाध्याय जी, बार बार विवेक परिवार की ओर से आपको आज से ही हमारे अगले आमंत्रण हम अभी से ही दे रहे हैं कि जब कभी भी आपके पास समय होगा तो आप हमारे आमंत्रण का
इंतजार ना करके स्वयं भी मुझसे कभी पूछ बिल्कुल, सकते हैं कि आपके पास समय है और क्या हम इस समय आपके समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत, और पूरे हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने इसको बहुत ज्ञानवर्धक इस वक्तव्य को सुना। धन्यवाद बहुत बहुत, पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप हमेशा सानिध्य प्रदान करती हैं, विशेष रूप से आपका आभार। और जैसा कि आज के हमारे स्पीकर ने बड़ा ही सारगर्भित और उद्बोधन दिया है, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी का भी विशेष रूप से आभार विवेक परिवार की तरफ से। और जब मैम ने आपसे निवेदन किया ही है तो फिर हमारा भी निवेदन है कि जल्दी हम आपसे जब भी न्यू नॉर्मल में हम सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे तो मिलेंगे आपसे व्यक्तिगत तौर पर। सभी पार्टिसिपेंट्स का, साथ में हमारी टीम का जो तकनीकी रूप से सहयोग कर रहे इंजीनियर अनुज शर्मा का विशेष रूप से आभार, जो तकनीकी रूप से हमें लगातार सहयोग करते हैं डे टू डे। सभी पार्टिसिपेंट्स का आभार, मैनेजमेंट कमेटी का आभार। थैंक यू सो मच सभी। मेरा मोबाइल नंबर और वो शेयर कर लीजिएगा। जी सर, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। नंबर बताओ। नंबर सभी पार्टिसिपेंट ध्यान देंगे, चैट सेक्शन में हमारे आज के स्पीकर का नंबर है, आप वो नंबर नोट कर सकते हैं 9997998050। आपकी जो क्वेरीज रह गई हैं आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कंसेंट दिया है कि हम डायरेक्टली फोन पे, आप व्हाट्सएप चैट पे या फोन पे जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें। सभी होप सो सभी लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर दिया। सभी का आभार, और हम कल नए वेबिनार में मिलेंगे सभी से। थैंक यू सो मच।